नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कांसल इग्नो अध्ययन केंद्र 2281 निर्माण कैंपस से फिर आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस काउंसलिंग सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि गत 5 दिनों से हम लोग जो यह काउंसलिंग सेशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो EPS 3 उनका विषय है, कोर्स कोड है ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए, BDB के विद्यार्थियों के लिए। तो उसका जो कोर्स टाइटल है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा, वह विषय आज फिर मैं लेकर जो आगे की यूनिट है लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज की जो मेरी यूनिट है वह है यूनिट नंबर 6। वह श्री गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, राजनीतिक विचारों के अतिरिक्त हम आर्थिक विचारों का अध्ययन उनके करेंगे। कौन सी परिस्थितियों में उनके जो है विचार उपजे, कौन से व्यक्ति थे, कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उनके विचारों को रूप दिया, एक मूर्त दी, उन सब परिस्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम हमें यह जान लेना चाहिए कि उनका जो जीवन काल था वह किस समय दौरान था। 1866 से लेकर 1915 तक का उनका जो है जीवन काल था। उस समय भारत उपनिवेश जो पराधीनता की जंजीरें थी उसमें जकड़ा हुआ था। तो सर्वप्रथम उनका जो गोखले का राजनीतिक जीवन है उसके संबंध में एक ब्रीफ में जो है संक्षेप में चर्चा यहाँ करेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र में हुआ था। एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है उसके अधीन ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। जो एल्फिंस्टन कॉलेज था वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की, पुणे के डक्कन कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। ये दोनों ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा को प्रदान करने वाले उस समय दो प्रसिद्ध जो है कॉलेज थे, महाविद्यालय थे। तो उन्होंने 1884 में अपना स्नातक पूरा किया और स्नातक पूरा करने के पश्चात उन्होंने एक स्कूल में जो है अपने एक अध्यापक की जॉब करना शुरू किया। उसके बाद वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अधीन चलाए जा रहे जो एक कॉलेज था उसमें प्राध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, जिस कॉलेज का नाम था फर्गुसन कॉलेज, उसमें उन्होंने कार्य किया। और वे अपने लगभग रिटायरमेंट तक उसी कॉलेज में, जो फर्गुसन कॉलेज था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अधीन चल रहा था, तो उसी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में रहे और 18 साल तक उन्होंने अध्यापन किया। और इसी कॉलेज में उनकी कार्य करते समय महादेव गोविंद रानाडे से भेंट हुई। मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके जब आप जीवन परिचय लिखें तो आप वहाँ यह मेंशन जरूर करें कि वो महादेव गोविंद रानाडे, जिनके बारे में हमने यूनिट 5 में विस्तृत अध्ययन किया था, वो महादेव गोविंद रानाडे के आदर्श शिष्य थे और जिन्हें हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं, महात्मा गांधी के वे एक राजनीतिक गुरु थे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण उनके परिचय में हम ऐड कर सकते हैं कि वे महादेव गोविंद रानाडे के एक आदर्श शिष्य थे और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यह मेंशन करना मत भूलिए। तो उन पर जो महादेव गोविंद रानाडे थे उनके विचारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि वे उनके शिष्य थे। महादेव गोविंद रानाडे के गोपाल कृष्ण गोखले उनके शिष्य थे। तो उसके पश्चात उन्होंने सार्वजनिक सभा जो महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित थी, वे उसके सचिव रहे, उनके साथ कार्य किया। और आप सबको पता है कि जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो 1889 में उन्होंने सर्वप्रथम जो है जो अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें उन्होंने फर्स्ट सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया। तो 1902 में जो है
फर्गुसन कॉलेज से रिटायर होने के पश्चात उन्होंने जो 13 वर्ष का अपने अंतिम काल 1915 तक का जो समय था, 13 वर्ष तक उन्होंने राजनीतिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और इस काल के दौरान वे विधान पालिका के विधायिका के सदस्य बार बार चुने जाते रहे, जिसे हम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसके सदस्य वे कई बार बने, विधायक रहे और उन्होंने कई बजट के यादगारी भाषण दिए, कई कानूनों संबंधी अपनी राय रखी और अपनी अर्थनीति जो सकारात्मक विचार थे वो समय समय देते रहे। ये था उनका एक संक्षेप में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिज लाइफ, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ, जो उनका जीवन था उसके बारे में हमने बात की। तो अब हम बात करेंगे उन पर किस तरह के प्रभाव थे। हम सबको पता है कि हमारी जो आज का जो वातावरण है उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ना स्वाभाविक है। तो कोई भी राजनीतिक विचारक है, चाहे सामाजिक विचारक है, जो उसके विचार हैं उस समय के वातावरण से प्रभावित होते हैं, उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिनके वो संपर्क में आते हैं और उनकी शख्सियत से प्रभावित होते हैं। तो कोई भी विचारक अपने समय की, अपनी परिस्थितियों की उपज होता है। और इस मामले में जो गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उन पर भी उसी समय की परिस्थितियों और समय के जो व्यक्ति थे उनका प्रभाव पड़ा। तो सर्वप्रथम वो ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली की उपज थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डेक्कन कॉलेज से, पुणे के डेक्कन कॉलेज से पढ़े और उसके पश्चात उन्होंने जो एल्फिंस्टन कॉलेज था मुंबई का, वहाँ से उन्होंने शिक्षा हासिल की और कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में भी उनको पढ़ने का अवसर मिला था। तो ये सारी क्या थी, ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली की तर्ज पर स्थापित संस्थाएं थी। तो जो ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली थी वो पाश्चात्य सभ्यता के बहुत नज़दीक थी और एक आधुनिक दृष्टिकोण को प्रचार और प्रसारित करने वाली थी। तो स्वाभाविक रूप से जो ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली उनको मिली, तो जिसके कारण उनके एक जो उस समय ब्रिटिश शासन प्रणाली थी उसके साथ उनका लगाव होना स्वाभाविक था। जैसे कि भारत के आरंभिक उदारवादी विचारक थे, तो वे जो ब्रिटिश शासन प्रणाली थी उसके प्रशंसक थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1919 से पहले का जो काल था, 1885 से लेकर 1919-20 तक का जो काल था, हम उसे दो भागों में बांटते हैं। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का काल था, 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल था, वो उदारवादी जो लीडर थे, भारत के स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनका काल था। तो उनमें महादेव रानडे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग विद्वान, जिन लोगों के बारे में हम पढ़े हैं, वो उदारवादी विद्वान थे। तो और वो निश्चित रूप से, क्योंकि उन पर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अधीन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उनका जो विचार था वो क्या था, ब्रिटिश जो शासन था भारत में, औपनिवेशिक शासन था, वे उसके प्रशंसक थे। और गोपाल कृष्ण गोखले भी इसका अपवाद नहीं थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे प्रभाव की। उन पर दूसरा जो प्रभाव पड़ा, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे हम शॉर्टकट में जेएस मिल बोलते हैं, जो एक उदारवादी विद्वान थे, उनका प्रभाव पड़ा। जेएस मिल की जो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जो है बहुत फेमस है, जो स्वतंत्रता के समर्थक हैं, तो उनके विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात आप सबको पता है कि जो उत्तरी आयरलैंड है, वहाँ पर ईरिश होम रूल मूवमेंट चल रही थी उस समय। तो उत्तरी आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए वहाँ के स्थानक जो ईरिश लोग थे, वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ईरिश होम जो रूल मूवमेंट थी, उसका उन पर प्रभाव पड़ा। और अगर हम भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर एमजी रानाडे का पड़ा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो एमजी रानाडे थे। तो एमजी रानाडे के जो विचार थे उसी प्रकार के इनके विचार बने। और आगे हम बात करेंगे फिरोज शाह मेहता, जो उस समय, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो आरंभिक उदारवादी विद्वान थे, जिनका ब्रिटिश
शासन के जो प्रशंसक थे वे मानते थे कि जो भारत में ब्रिटिश प्रशासन है वो आधुनिकीकरण का एक साधन है, ठीक है, और इसलिए वो ब्रिटिश शासन का स्वागत करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंग्लैंड के समकालीन उदारवादी थे, राजनीतिज्ञ थे, जिनमें मोरले और ग्लैडस्टोन जो उस समय के प्रसिद्ध इंग्लैंड के पॉलिटिकल थिंकर थे, लिबरल थिंकर थे, उनके विचारों का भी प्रभाव इन पर पड़ा। अब बात करेंगे कि गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। दोस्तों देखो, हमने बात की कि वो आरंभिक उदारवादियों में से एक थे। जैसे हम बात करें कि महात्मा गांधी के विचारों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो उनकी पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट्स द ट्रूथ महात्मा गांधी जी, और उन्होंने समय समय पर जो लेख लिखे उनका पूरा संकलन हुआ है, जिसे हम हिंद स्वराज के नाम के रूप में जानते हैं। उनके लेखों का संग्रह है, उनसे हमें जानकारी मिलती है, जो उनके लेख प्रकाशित हुए समय समय पर। उसी प्रकार से अगर हम जो पश्चिम के थिंकर हैं, उदारवादी विद्वान हैं शुरू के, जैसे कि हम बात करें हाब्स की, हाब्स एक प्रसिद्ध पश्चिम का इंग्लैंड का प्रसिद्ध विद्वान है, तो उसकी पुस्तक है लेवियथन। हम उसके विचारों को लेवियथन, अगर हिंदी में बोले तो महामानव नामक उसकी पुस्तक है, उसके बारे में हम उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर हम लॉक की बात करें, जॉन लॉक, वो भी इंग्लैंड के थिंकर हैं, उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। अगर हम रूसो की बात करें, प्रसिद्ध विद्वान हैं, वो भी जो फ्रांस के विद्वान हैं, उनकी पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के विचारों का अध्ययन करना चाहे तो वो हमें गीता रहस्य से मिलते हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है ना, हमें मिल जाएंगे उनके विचारों का। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का हमें अध्ययन करना है तो सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनके विचारों की ऐसी कोई पुस्तक या रचना नहीं है। उनके विचारों का जो राजनीतिक विचारों का जो स्रोत है वह समय समय पर उनके द्वारा जो भाषण दिए गए और जो पत्र व्यवहार किया गया, जो उनके द्वारा संकलित रचनाएं हैं, उनसे हम उनके विचारों को जान सकते हैं। और गोखले पर कई विद्वानों ने पुस्तकें लिखी, उनके विचारों का उन पुस्तकों से भी हमें जो विभिन्न विद्वानों द्वारा गोखले पर विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, उनसे भी हमें गोखले के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। तो ये थे गोखले के राजनीतिक विचारों के स्रोत। तो अब हम बात करेंगे गोखले के राजनीतिक विचारों की। उनके राजनीतिक विचार क्या थे, ठीक है, राजनीतिक विचारों के संबंध में उनके क्या विचार थे, उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, उनका लक्ष्य क्या था राजनीतिक विचारों का, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या साधन अपनाए, हम उन सभी का यहाँ विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। गोखले के जो राजनीतिक विचार हैं उनमें सर्वप्रथम जो विचार आएगा, हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित था उस समय, तो गोखले के विचार कैसे थे, ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। जैसा कि मैं अभी आपको बताकर चुका हूं कि उनका जन्म 1866 में हुआ था और 1885 में देश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जो उसके आरंभिक लीडर थे 1905 तक के, वे उदारवादी विचारक थे, नरमपंथी विचारक थे। जबकि 1905 से लेकर 1919 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, है ना, लाला लाजपत राय, जो ये सारे विद्वान थे, इनको हम उग्र राष्ट्रवादी विचारक बोलते हैं, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी विचारक बोलते हैं। मैं बता दूं कि दोनों की, अगर आप इन दोनों जो विचारक मैंने बात की 1885 से लेकर 1905 तक के जो विचारक थे, जिनमें मैंने दादा भाई नौरोजी का नाम लिया, गोविंद रानडे का नाम लिया, फिरोज शाह मेहता का नाम लिया, और गोपाल कृष्ण गोखले की भी अगर हम बात करें, है ना, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस कड़ी में आते हैं, तो ये सारे विद्वान क्या मानते थे, जो उदारवादी विद्वान थे उनका मानना क्या था। उनका सब विद्वानों का मानना था कि जो
भारत में ब्रिटिश सरकार है वे उसके प्रशंसक थे और उनका स्वागत करते थे। और वे ब्रिटिश सरकार से आज़ादी नहीं चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश प्रशासन में कुछ सुधार चाहते थे जिससे भारतीयों की भागीदारी निश्चित हो। उनको ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता और उदारता पर यकीन था। उनका मानना था कि जिस दिन भारत के लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वे स्वयं शासन चलाने के काबिल हो जाएंगे, तो ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारत को आज़ादी दे देगी। उनका ये मानना था। ठीक है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं करते थे, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की बात करते थे, सामाजिक सुधारों की बात करते थे। और जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी जो अपने विचारक हैं, जिनको हम 1905 से लेकर जो 1919 तक के समय के दौरान मानते हैं, तो उनका क्या मानना था, वे ब्रिटिश जो शासन के थे, शासन चल रहा था, औपनिवेशिक शासन था, उसके वे आलोचक थे। उनका यह मानना था कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए तो तिलक ने बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और साथ ही साथ जो उदारवादी पुरातन जो अपने भारत के उदारवादी थे, वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों की बात करते थे। संवैधानिक साधनों की बात क्या थी, वो क्या करते थे कि अंग्रेजों को हम एप्लीकेशन दे दें, प्रतिनिधि मंडल मिल ले, है ना, पत्रचार दे ले, शिष्ट मंडल मिल ले, अंग्रेजों के साथ बैठक कर ले। शांतिपूर्वक साधनों के द्वारा वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते थे। जो प्रशासन में वो सुधार चाहते थे। लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी थे 1905 से 1919 के बीच के, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, वे स्वदेशी की बात करते थे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उनका लक्ष्य क्या था, देश को आजाद कराना, स्वराज्य की प्राप्ति करना। उसके लिए वे क्रांतिकारी साधनों में विश्वास करते थे। तो इनमें बेसिकली इनके विचारों में फर्स्ट जो अंतर था, ब्रिटिश प्रशासन के जो शासन था औपनिवेशिक काल का, औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था भारत में, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया थी, दोनों के विचारों में भिन्नता थी। वे प्रशंसक थे, वे उसके आलोचक थे। ठीक है, जबकि फिर जो उनका लक्ष्य था, उनके लिए जो साधनों की उन्होंने बात की, इनका लक्ष्य था ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहते हुए प्रशासन में सुधार करना, भारतीय लोगों की भागीदारी को निश्चित करना और उसके लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका मानना था कि देश को स्वाधीनता मिले, स्वराज्य मिले, और इसके लिए वे क्रांतिकारी जो साधन थे उनके पक्ष में थे। तो अब हम बात करें भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति प्रतिक्रिया जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनके बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वे भारत में ब्रिटिश राज के प्रशंसक थे। उनका यह मानना था कि भारत में ब्रिटिश जो राज्य है, शासन है, वह भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उसके कारण शुरू हुई है। एक नई शिक्षा प्रणाली और नए जो विकास की जो एक आशा पैदा हुई है, वह ब्रिटिश शासन के कारण हुई है। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन काल के कारण भारत का एकीकरण हुआ। जैसा आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो भारत था वह छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, और उन रियासतों में आपसी फुट के कारण ही तो भारत में जो ब्रिटिशर थे वो अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनका सेकंड यह मानना था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और दूसरा भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। पूरा भारत एक हो गया। पूरे भारत पर अब शासन किसका है? ब्रिटिश शासन का। ब्रिटिश ताज का शासन है, क्राउन का जो है ब्रिटिश का, उसका शासन है, जिसके कारण एकीकरण हुआ। फिर वे बात करते हैं कि जो अंग्रेज थे वे कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को मानते थे। जैसा मैंने पहले भी आपको जो मेरे गत काउंसलिंग सेशन में उनमें मैंने बताया था कि जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, वहाँ पर विधि का शासन, कानून का शासन वहाँ के शासन की एक विशेषता है। तो कानून के शासन के अधीन कानून सर्वोच्च होता है, कानून के समक्ष सब लोग समान होते हैं। तो गोखले का यह मानना था कि भारत में कानून अंग्रेजों का शासन है जो वे कानून के समक्ष समानता रखेंगे और भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और जल्दी ही वे भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करने के लिए ये भी काम करेंगे।
और इसके लिए जो है उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था, जो इस बात का प्रमाण था, जो सीमित रूप से उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों को, जो विधायिकाएं थी, विधानमंडल थे, उनमें प्रतिनिधित्व देना शुरू कर दिया था, ऐसा उनका मानना था। फिर उनका यह मानना था कि ब्रिटिश शासन को हमें कुछ समय के लिए झेलना चाहिए, जिससे कि भारत में उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति हो। इसलिए अगर ब्रिटिश शासन कुछ कारणों से, कुछ बातों के कारण बुरा भी है तो हमें उसे झेलना चाहिए, उसका भविष्य में भारत को लाभ होगा, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें प्रगति होगी। और उनका यह मानना था कि जो ब्रिटिशर हैं वे उदारवादी परंपरा के कारण एक दिन भारत को स्वयं शासन सौंप देंगे, जिस दिन भारत के लोग योग्य हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। भारत में ठीक है कि वो अंग्रेजी राज के प्रशंसक थे, लेकिन जहां जरूरत पड़ी उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन की जो है आलोचना भी की। जैसे लॉर्ड कर्जन ने जो मनमाना प्रशासन, मनमाने ढंग से, मनमाने पक्ष से जो शासन चलाया, वे उन्होंने समय समय पर उसकी कटु आलोचना की और उन्होंने मांग की कि भारत में लोकतंत्रीय शासन की जो है स्थापना होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे उनके उदारवाद की। तो अभी हमने ब्रिटिश शासन संबंधी उनके विचारों का अध्ययन किया, क्या मानना था उनका ब्रिटिश शासन के प्रति। जो मेन बातें मैंने की वो प्रशंसक थे। क्यों प्रशंसक थे? आधुनिकीकरण के लिए, एकीकरण की उन्होंने, भारतीय एकीकरण के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के योगदान की बात की। भारत में शांति और व्यवस्था ब्रिटिश शासन के कारण कायम हुई और भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन को सह लेना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में वाणिज्य, व्यापार, कृषि क्षेत्र में जो है विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, ऐसा उनका मानना था। और साथ ही साथ जहां भी उनको लगा उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की। जैसे लॉर्ड कर्जन के जो शासन था, उन्होंने 1905 में, आप सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और जो मनमानी पूर्ण उनका कार्य था, उनका प्रशासन था, तो गोखले ने उनकी आलोचना करने से वे हिचकिचाए नहीं। उन्होंने प्रजातंत्र की मांग की और उनके मनमाने ढंग से प्रशासन करने की आलोचना भी की, ऐसा उनका था। और साथ ही साथ उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के समय जो है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है थोड़ा विकास भी हुआ, जैसे प्रेस की आज़ादी के माध्यम से, ऐसा उनका मानना था। अब उदारवाद का हम बात करेंगे। तो जो मैं बता दूं कि उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो आरंभ के 18वीं 19वीं शताब्दी के उस समय के विचारक थे। ब्रिटिश में इस विचारधारा के बहुत से विचारक थे। तो जो विचारक थे उन्हें हम पुरातन उदारवादी या क्लासिकल उदारवादी कहते हैं। उनका क्या मानना था? जो पुरातन उदारवादी थे ब्रिटिश के, उन उदारवादियों का यह मानना था कि व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे बौद्धिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे आर्थिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, सब क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में खुला व्यापार और प्रतियोगिता के वो समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में, और वह सरकार ज़्यादा बेहतर है जो कम से कम कार्य करती है। और वो पुलिस कार्य राज्य को सौंपना चाहते थे। पुलिस कार्यों में कुछ गिने चुने कार्य थे जिसका उद्देश्य शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना था, जिनमें पहला कार्य था शांति और व्यवस्था की कार्य करना, दूसरा राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, तीसरा जो कार्य था पुलिस कार्यों में विदेशों के साथ संबंध स्थापित करना, चौथा कार्य था न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था की व्यवस्था करना, न्याय प्रणाली का उचित प्रबंध करना। इन कार्यों को वो पुलिस कार्य का नाम देते। जो पुरातन उदारवादी थे, यूके के उदारवादी थे, जो शुरू के 18वीं और 19वीं शताब्दी के उदारवादी थे। लेकिन जो भारत के जिस उदारवादी की हम बात कर रहे हैं, जिन महापुरुषों की बात कर रहे हैं, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। उनका विचार ये 18वीं 19वीं शताब्दी के जो उदारवादी थे उनसे थोड़ा सा भिन्न था, उनसे थोड़ा सा भिन्न था। जैसा कि मैंने बात की, वो स्वतंत्रता के, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन वो
स्वतंत्रता किस प्रकार की चाहते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। और वे स्वतंत्रता के समर्थक थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश ना हो। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी दी जा सकती है जब व्यक्ति आत्म नियंत्रण और संगठन में रहे। तो मतलब व्यक्ति को आत्म नियंत्रण में रहना आना चाहिए, उसको तभी स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में। और इसी प्रकार से उनका मानना था कि जो आर्थिक क्षेत्र में है उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, उसे उत्पादन और वितरण में जो साधन है उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका गोविंद रानाडे की तरह ही यह मानना था कि जो सरकार है, राज्य है, उसे उद्योग स्थापित करने में कुछ क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए उद्योग स्थापित करने में। जैसा कि जो पुरातन उदारवादी थे उनका क्या मानना था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खुले मुक्त व्यापार और जो प्रतियोगिता को वो सपोर्ट करते थे। लेकिन रानाडे जी के जो शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका मानना था कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए राज्य को उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जो भी है उसके लिए नियम बनाने चाहिए, आयात निर्यात संबंधी नियम बनाने चाहिए, जिससे कि इस देश का विकास हो, ऐसा उनका मानना था। और वो साथ ही साथ व्यक्तिगत संपत्ति के भी समर्थक थे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बहुत बड़े समर्थक थे, प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट बिल था 1904 में, है ना, 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट बिल था, उसका विधानसभा में उन्होंने विरोध किया, क्योंकि इस बिल के द्वारा सरकार प्रेस को नियंत्रण करने का कार्य कर रही थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। जो यह सिद्ध करता है कि उनके जो विचार थे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। और साथ ही साथ उनका यह मानना था कि एक उदारवादी होने के नाते वे लोकतंत्री संस्थाओं, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना के समर्थक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार को प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें भारतीयों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए। तो उस समय उन्होंने चाहे बालग मत अधिकार, सार्वभौमिक मत अधिकार की मांग तो नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। और साथ ही साथ जो मत अधिकार है उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि संपत्ति के आधार पर दिया जा सकता है। जब मत अधिकार ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए अगर मत अधिकार गांव में देना है तो जो न्यूनतम भू राजस्व देते हैं, एक कर की जो भू राजस्व की है न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाए और उस भू राजस्व देने वालों को, भूमि कर देने वाले लोगों को ग्राम पंचायत को चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और फिर साथ ही साथ उन्होंने बात की जो हिंदू मुस्लिम जो भारत में हैं, तो जो मुस्लिम थे वे उनकी सांप्रदायिक भावना का जो है वो कम हो, उनके मन में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना न रहे। इसलिए उन्होंने बात की कि जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं सरकार की, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ स्थान आरक्षण रखे जाने चाहिए, उनको विशेष प्रतिनिधित्व देने का सुझाव उन्होंने दिया। इस तरह का उनका विचार था। तो साथ ही हम बात करेंगे अब उनके जो भारत का स्वरूप था वो कैसा चाहते थे। देखिए, जो पुरातन उदारवादी थे वे क्या कहते थे कि राज्य को केवल पुलिस कार्य करने चाहिए, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की उन्होंने कभी बात नहीं की थी। उन्होंने कभी बात नहीं की थी कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए, वो तो राज्य को सीमित कार्य देना चाहते थे, जिन्हें पुलिस कार्य को नाम दिया, जिनकी गिनती मैंने 4 बताई। लेकिन गोविंद रानाडे की तरह ही गोपाल कृष्ण गोखले जन कल्याण की बात करते थे कि राज्य को अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो,
इसलिए उन्होंने राज्य के कार्य का क्षेत्र विस्तृत निर्धारित किया। ये सारे विचार जो हैं उदारवादी विचारकों के हैं, चाहे वो लोकतंत्र संबंधी विचार हैं, जो प्रतिनिधि संस्थाओं संबंधी विचार हैं, मताधिकार की बात की, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जो आत्म संयम से नियंत्रित होगी, चाहे उन्होंने बात की कि सरकार को उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे उन्होंने बात की प्रेस की स्वतंत्रता की। तो ये सारे विचार जो है उदारवादी विचार है। यहाँ एक और बात करूँगा धर्मनिरपेक्षता की। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते थे और वे किसी विशेष धर्म के प्रति मतलब उनके मन में किसी प्रकार की ना तो हीनता थी और ना ही अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उग्रता थी। वे मतलब धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, जिसके कारण उनका मानना था कि सब लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और जो आस्था है सबको अपनी आस्था में विश्वास रखने का अधिकार होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो है उनके राजनीतिक लक्ष्य और कार्यक्रम। तो अभी हमने एक उदारवादी के रूप में जो उनके उदारवादी विचार थे उनको आप अलग अलग पॉइंट्स के बीच में मेंशन कर दिया, जैसा मैंने किया बात। अब हम उनके बात करेंगे उनका लक्ष्य क्या था, राजनीतिक लक्ष्य क्या था और उसके लिए उन्होंने क्या साधन अपनाए। जैसा कि मैं आरंभ में ही बता चुका हूँ कि जो अपने उदारवादी विद्वान थे, आरंभिक उदारवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका यह मानना था कि भारत जो है जो उपनिवेश शासन है वो भारत की आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है और भारत में इसने राजनीतिक एकीकरण किया, इसलिए इसको कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक भारत के लोग सक्षम नहीं हो जाते खुद शासन चलाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी गोखले ने यह नहीं कहा कि हमें ब्रिटिश शासन से संबंध तोड़ देना चाहिए। उनका यह मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, औपनिवेशिक शासन है, लंबे समय में भारत की मदद करेगा, भारत के आधुनिकीकरण को सहायक होगा। इसलिए कभी भी उन्होंने ऐसा विचार नहीं दिया जो ब्रिटिश से शासन से संबंध तोड़ने की बात कहता हो। जैसा कि जो अपने उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, स्वराज की मांग करते थे, तो उन्होंने अच्छी सरकार की बजाय उनका मानना था कि ठीक है कि ब्रिटिश सरकार अच्छी सरकार है, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने बात की एक कदम आगे बढ़कर स्वैय शासन की मांग की। लेकिन वे भारत स्वैय शासन का उनका अर्थ क्या था, वे भारत के लिए स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वे स्वैय शासन के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य में स्वैय शासित उपनिवेश का दर्जा चाहते थे कि भारत में जो है शासन तो कायम ब्रिटिश का ही रहे, हम ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहे, लेकिन शासन करने का अधिकार भारतीयों को मिले और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से, ऐसा उनका मानना था। और इस ब्रिटिश स्वैय शासन के अधीन रहते हुए भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिले, लोकतंत्रीय संस्थाओं का कैसे संचालन करना है, कैसे उसके माध्यम से देश का प्रशासन चलना है। इसलिए उन्होंने भारत में स्वैय शासित उपनिवेश का दर्जे की मांग की। तो इस बात को आप समझिए कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की तरह स्वराज्य की मांग नहीं की, ना ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अब सबको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की अगुवाई करी थी और कांग्रेस पार्टी ने खुद जो है 1929 में जाकर पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया भारत के लिए कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति है। और जो है 1929 में जो रवि नदी के किनारे लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पारित किया था, जबकि जो बाल गंगाधर तिलक और अन्य क्रांतिकारी नेता थे, चाहे वो भगत सिंह थे, वे सब लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने स्वैय शासन की मांग की और स्वैय शासन कैसा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही स्वैय शासित उपनिवेश का दर्जा भारत को मिले, ऐसा उनकी मानना था। तो वे चाहते थे कि जो जनता को है, भारत की जनता को प्रतिनिधि संस्थाओं को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, भारत के लोग प्रशासन में भागीदार बने ब्रिटिश शासन के अधीन ही। उन्होंने इसके लिए जो सर्वप्रथम बात की, अपने जो कार्यक्रम पेश किया कि स्वैय शासन
कैसे आएगा भारत में, जो स्वयं शासन की बात की, स्वयं शासित उपनिवेश की बात की, वो कैसे होगा। उसके लिए एक उन्होंने कार्यक्रम दिया। सर्वप्रथम प्रशासन और कार्यों में भारतीयों को शामिल किया जाए। इसके लिए जरूरी था कि विधान परिषद में सुधार किया जाए, भारत को राज्य परिषद के सचिव के रूप में भारतीयों को नियुक्त किया जाए, और जो देश की सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें उनको नियुक्ति दी जाए। मतलब प्रशासनिक जो असैनिक सेवाएं हैं उनमें भी भारतीयों को नियुक्ति दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन की सुधार की। प्रशासन के सुधार में उन्होंने बात की कि जो न्यायकारी शक्तियां हैं उनको कार्यकारी शक्तियों से अलग कर दिया जाए। देखो उस समय जो न्यायिक शक्तियां थी और कार्यकारी शक्तियां थी, वो जैसे कि हम बात करें जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट थे उन्हीं के पास वो इकट्ठी शक्तियां थी। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस सुधारों की भी बात की। उन्होंने न्यायिक कार्यों और कार्यकारी शक्तियों के जो सेपरेशन की बात की, और साथ ही साथ उन्होंने सुझाव दिया कि वित्तीय प्रबंधों के संबंध में उन्होंने बात की कि सैनिक खर्चों में कमी की जाए और संसाधनों का, जो भारत के संसाधन हैं उनका सक्षम उपयोग किया जाए, सही ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे कि लोगों पर करों का कम बोझ पड़े, लोगों पर करों का कम बोझ पड़े। साथ ही साथ उन्होंने जनता की स्थिति सुधारने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि वे जन कल्याण की बात करते थे, तो उन्होंने बात की प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की, औद्योगिक और तकनीकी जो है उसके विकास की, उद्योग और तकनीक के विकास की बात की उन्होंने। और साथ ही उन्होंने बात की कि सफाई व्यवस्था का प्रबंध हो और अनुदान इसके लिए सरकार करे, किसानों पर बढ़ते कर्ज को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने बात की। तो मैं आपको बता दूं कि इन सारे जो लक्ष्य थे इनकी प्राप्ति के लिए, सारे कार्यक्रम की प्राप्ति के लिए, चाहे वो प्रशासनिक सुधार थे, चाहे पुलिस सुधार थे, जब खर्चों में कटौती थी, उसके लिए उन्होंने कौन से साधनों की बात की, तो वो उनको प्राप्त कैसे करना चाहते थे। वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। संवैधानिक साधन शांति प्रिय साधन थे, जिसमें हम बात करते हैं कि शासकों को हम प्रार्थना पत्र दें, बैठ के करें, उनके साथ प्रतिनिधि मंडल भेजें और विचार विमर्श द्वारा जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। वे एकमात्र वे साधन मानते थे संवैधानिक साधनों को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। लेकिन अंतिम उद्देश्य के रूप में उन्होंने निष्क्रिय विरोध की भी बात की। निष्क्रिय विरोध क्या था? पूरी तरह से अहिंसापूर्ण, जो अगर हम सरकार के किसी कानून को, किसी नीति को हम प्रवर्तित नहीं कर सकते तो हम निष्क्रिय होकर उसको विरोध करें, किसी प्रकार की हम हिंसा का प्रयोग ना करें, हम उस कानून को मानने से इनकार करें। ये इसे अंतिम हथियार के रूप में उसे मानते थे। उनका यह मानना था कि निष्क्रिय विरोध के साधन को अपनाया जा सकता है अंतिम रूप में, लेकिन वह भी अहिंसापूर्ण साधन द्वारा, ऐसा उनका मानना था। अगर कोई कानून न्याय संगत नहीं है और हम उसे ठीक नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं कर सकते, तो उसे मानने से लोग इनकार कर सकते हैं। और उनका जो आदर्श वाक्य था वह था संयम। तो प्रत्येक स्थिति में जो है संयम का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और संवैधानिक तरीकों के द्वारा ही वे किसी प्रकार का आंदोलन करना चाहते थे, या निष्क्रिय विरोध जो बात की उन्होंने। जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो हिंसक क्रांति में भी विश्वास रखते थे, हिंसक साधनों में भी विश्वास रखते थे। अब हम बात करेंगे उनके आर्थिक और सामाजिक विचारों के संबंध में। देखो मैं बता दूं कि उन्होंने आर्थिक और सामाजिक जो विचार हैं वो क्योंकि वो एक चिंतक थे, उन्होंने कहीं वो प्रकाशित तो नहीं किए, लेकिन वो कांग्रेस के नेता थे और विधानसभा के भी सदस्य थे। तो समय समय पर उन्हें सामाजिक और आर्थिक जो समस्याएं थी उनके संबंधी उनको चिंतन करना पड़ता था, और उन चिंतन से ही जो उनके विचार उपजे, उन विचारों को हम यहाँ बात करेंगे। उनके विचारों पर, आर्थिक विचारों पर एमजी रानाडे और जर्मन के अर्थशास्त्री प्रोफेसर लिस्ट के विचारों का प्रभाव रहा। तो जैसा कि मैंने बात की कि जो उदारवादी विचारक थे ब्रिटेन के, उनका मानना था कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।
मुक्त व्यापार होना चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि जो है क्वालिटी बेटर होगी। उनका यह मानना था कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ उनका मानना था, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो रानाडे से प्रभावित थे, और जर्मन के जो प्रसिद्ध विद्वान थे लिस्ट, प्रोफेसर लिस्ट, उनके विचारों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि राज्य को मुक्त व्यापार की नीति ना अपनाकर भारत में संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए, संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए, जिससे कि राज्य का औद्योगिकरण हो, उद्योगों को बढ़ावा मिले, ऐसा काम करना चाहिए। उनका प्रोफेसर लिस्ट के समान रानाडे का विचार था कि देश की व्यापारिक नीति और आर्थिक नीति से सरकार का जुड़ाव होना चाहिए, सरकार का जुड़ाव होना चाहिए, सरकार को उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए, और इससे संबंधित जो निर्यात आयात से संबंधित नीति है उसका निर्माण भी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनका यह मानना था कि उद्योग धंधे चलाने के लिए, निजी उद्योग धंधे चलाने के लिए पूंजीपतियों को सरकार द्वारा ऋण और अन्य जरूरतें भी उनकी पूरी करनी चाहिए। उनको अगर टेक्निक की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है, वह भी प्रदान की जानी चाहिए, और सरकार द्वारा निवेश किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था, जिससे कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है चल सके। क्योंकि भारत में गरीबी की जो गंभीर समस्या थी वो जो है औद्योगिकरण और व्यापार के माध्यम से ही दूर हो सकती थी, और इसलिए भारत में मुक्त प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार की जगह भारत के लिए ब्रिटिश राज्य को औद्योगिकरण का संरक्षण दिया जाना चाहिए, औद्योगिकरण का जो है विकास किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि जो कृषि बैंकों की स्थापना सरकार द्वारा की जाए, कृषि किसानों के लिए बैंकों की स्थापना सरकार द्वारा की जाए, जो सहकारी ऋण संघों के द्वारा संचालित हो और कृषकों को ऋण प्रदान करें। ठीक है, औद्योगिकरण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और निवेश किया जाना चाहिए, धन को आवंटित किया जाना चाहिए। औद्योगिकरण तभी हो सकेगा अगर लोगों को तकनीकी शिक्षा की जानकारी हो। और साथ ही साथ उन्होंने बात की मुक्त और अनवरिया प्राथमिक शिक्षा की, जिससे लोग शिक्षित होकर अपने काम धंधों में लग सकें। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि जो स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय स्थिति को भी सरकार को अनुदान देना चाहिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि जो जनतक सहूलतें हैं जैसे कि सफाई व्यवस्था का प्रबंध करना है और जो अन्य पब्लिक हेल्थ से संबंधित रिलेटेड सहूलतें हैं वो स्थानिक सरकारें, जो समय थी स्थानिक निकाय थे, वो प्रदान कर सकें, है ना। तो साथ ही साथ उनका मानना था कि प्रति एकड़ जो भूमि है कृषि के संबंध में भी, देखो पहले तो बात की उन्होंने उद्योगों और व्यापारों के संबंध में, अब कृषि के संबंध में उनका मानना था कि जो भू राजस्व प्रणाली है जो वो बहुत ज़्यादा है, प्रति एकड़ उपज कम है, क्योंकि कृषि जो प्राचीन परंपरागत साधन है उन्हीं के माध्यम से की जा रही थी, और जो राजस्व का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो गरीब किसान हैं उनकी असहनीय स्थिति है। इसलिए राज्य द्वारा कृषि की समृद्धि के लिए सिंचाई और वैज्ञानिक पद्धति की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा गोविंद रानाडे का मानना था। पहले उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, ठीक है, इसके लिए जो है सरकार द्वारा निवेश किया जाए, निजी पूंजीपतियों को सहायता दी जाए, तकनीक के बारे में बताया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रकार की बात थी। फिर उन्होंने कृषि में सुधारों की बात की कि जो परंपरागत कृषि के चलते, साधनों के चलते जो प्रति एकड़ उपज पैदा होती है वो बहुत कम है, और उसके मुकाबले जो राजस्व है बहुत ज़्यादा है, भू राजस्व, उसे कम किया जाए। कृषकों को लोन देने के लिए कृषि सहकारी बैंकों की स्थापना की जाए, ऐसा उनका मानना था। और सिंचाई और वैज्ञानिक पद्धति के विकास के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उनके सामाजिक सुधारों की। जैसा कि मैंने बताया कि वो गोखले के शिष्य थे, इसलिए वो गोखले के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, और गोखले जो थे रानाडे के शिष्य थे और रानाडे के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, और रानाडे के सामाजिक सुधारों के प्रति उनके जो विचार थे वो उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। उनका मानना था कि जो शादी विवाह समारोह पर खर्चा किया जाता है, चाहे वह पुत्र है या पुत्री के, उसे कम किया जाना चाहिए। एक साल की कुल जितनी आय है
एक व्यक्ति की उससे ज़्यादा का खर्चा पुत्र या पुत्री के विवाह पर नहीं किया जाना चाहिए। लड़की और लड़कों की शादी की जो आयु है, न्यूनतम आयु है, वह निर्धारित की जानी चाहिए। जैसे उन्होंने लड़कों के लिए 16, 18, 20 की जो आयु है वह बात की, और लड़कियों के लिए 10, 12, 14 वर्ष की आयु की बात की उन्होंने। वहीं साथ ही वो बात करते हैं कि बहुपति प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, है ना। और 60 वर्ष की आयु के बाद किसी की शादी नहीं की जानी चाहिए। जो न्यूनतम शादी थी उसके लिए उन्होंने बात की। साथ ही साथ बहुपति प्रथा की, पति या पत्नी प्रथा की, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और जो अधिक से अधिक आयु की बात की, 60 वर्ष की आयु के बाद किसी की शादी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। साथ ही साथ उन्होंने बात की महिलाओं की शिक्षा के लिए कि वो महिलाओं का उत्थान चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को एक उच्चतर साधन माना। औरतों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित महिला ही अपने परिवार के माध्यम से जो है समाज का विकास करने में सहयोगी हो सकती है। उन्होंने बात की कि सबको प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में नैतिक और आर्थिक सक्षमता व्यक्ति की बढ़े, ऐसी शिक्षा हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे कि व्यक्ति की जो नैतिक और आर्थिक सक्षमता बढ़े। साथ ही साथ वे शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, क्योंकि जो शराब है व्यक्ति के मार्ग में, विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। वे जातिगत बंधनों को, नस्लवाद को, संप्रदायवाद को, अज्ञानता को, धार्मिक कट्टरता को और नारी के दमन को व्यक्ति के विकास में बाधा मानते थे। आप ध्यान दीजिए, जातिगत बंधन, इसलिए वो जाति प्रथा का विरोध करते थे। नस्लवाद जो रंग के आधार पर है उसका वो विरोध करते थे। सांप्रदायिकता का जो दुष्प्रभाव है उसका वो विरोध करते थे। अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा की बात की। धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की, और नारी दमन को दूर करने के लिए नारी शिक्षा की उन्होंने बात की। तभी इन बाधाओं को दूर अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति का है वह विकास होगा और समाज में सुधार होगा, और समाज में सुधार होने के पश्चात ही राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य बचता है, ऐसा उनका मानना था। तो ये विचार हम सब लोगों ने आज उनके विचार किए। उनको मैं सार में एक बार फिर सारांश में आपको बता दूं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो राणा डे के प्रिय शिष्य थे, आदर्श शिष्य थे, और महात्मा गांधी के वे राजनीतिक गुरु थे। और उन्होंने किसी पुस्तक की रचना नहीं की। उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अधीन शिक्षा प्राप्त की, जिसके कारण उन पर वह प्रभाव था। गोविंद रानाडे के विचारों का प्रभाव था। जर्मनी के विद्वान प्रोफेसर लिस्ट का प्रभाव था। इंग्लैंड के विद्वान, उदारवादी विद्वान जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का, विद्वान JS मिल के विचारों का जो था प्रभाव था। वे एक उदारवादी विचारक थे जो आर्थिक क्षेत्र में क्या चाहते थे कि राज्य का संरक्षण मिले, उद्योगों को, कृषकों का ऋण माफ हो, कृषि का विकास के लिए सिंचाई की सुविधाएं और नई तकनीक दी जाए, ऐसा उनका मानना था। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे जो आत्म संयम से नियंत्रित हो। वे चाहते थे कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही एक स्वयं शासित उपनिवेश का दर्जा मिले। वो पूर्ण स्वतंत्रता भारत के लिए नहीं चाहते थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए प्रशासनिक सुधार चाहते थे, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना चाहते थे, लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना चाहते थे, जिससे कि भारतीयों की वो है भागीदारी जो है सुनिश्चित हो। इसके लिए उन्होंने संवैधानिक साधनों की बात की। शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास करते थे, क्रांतिकारी साधनों में उनका कोई विश्वास नहीं था। तो इस तरह से जो सामाजिक सुधारों की बात की, विवाह पर कम से कम खर्च की उन्होंने बात की, आयु की जो सीमा निर्धारित की बात की उन्होंने विवाह के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने बात की महिला उत्थान की, जिसके लिए शिक्षा को एक उचित माध्यम माना। ये थे उनके सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, राजनीतिक विचारों की हमने बात की और उनके उदारवादी विचारों की। तो आशा करता हूं कि जो आज का काउंसलिंग सेशन हमने यहाँ आयोजित किया आप सबके लिए लाभदायक रहेगा। जो आपके कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में सहायक सिद्ध होगा, आपके लिए उचित होगा। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पर बने रहेंगे और घर पर रहते हो ऑनलाइन जो शिक्षा का जो है हमारा माध्यम है, निर्माण कैंपस का यूट्यूब चैनल है, कृपया आप उसे अभी सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और जो हमारे वीडियोस हैं, जो हमारे एकेडमी काउंसलर का जो
फर्स्ट फेज का भी शेड्यूल चल रहा है। सुबह 11 से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक जो हमारे निर्माण कैंपस के फैकल्टी है, काबिल फैकल्टी है, वो इग्नो अध्ययन केंद्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अपने काउंसलिंग सेशन आयोजित कर रही है। चाहे वो प्रोफेसर चौहान हैं, चाहे वो डॉक्टर अपने सीमा मदान हैं, या फिर मैं बात करूं प्रोफेसर हर्ष की, जो कि बीपीएससी 133 का जो काउंसलिंग काउंसलिंग सेशन है वो आयोजित कर रहे हैं, जो 5 बजे करते हैं। और बहुत शीघ्र जैसे ये हमारे काउंसलिंग सेशन का शेड्यूल, क्योंकि यूट्यूब पर हम एक साथ बहुत सारे काउंसलिंग सेशन नहीं शुरू कर सकते, तो जैसे ही ये काउंसलिंग सेशन का शेड्यूल जो फर्स्ट फेज का है हमारा समाप्त होता है, हम जो एसीसी का है, अभी एएनसी का चल रहा है, एएनसी 1 का जो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी उनके लिए काउंसलिंग शेड्यूल है, वो उनके जरूरी विषय के रूप में एप्लीकेशन ओरिएंटेड विषय के रूप में बहुत से विद्यार्थियों ने यहाँ पर चुना है। और इमीडिएटली उसके बाद एसीसी फर्स्ट का शेड्यूल है वो शुरू हो जाएगा। और BANS 184 का जो कोर्स कोड है, जो BAG के विद्यार्थी हैं द्वितीय वर्ष के, उनका वो काउंसलिंग शेड्यूल हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, और अन्य विषयों के भी। तो तब तक आप कोरोना से सुरक्षित रहे और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो भी देश और समाज की सेवा के लिए आप योगदान दे सकते हैं, सकारात्मक रहते हुए अपने घर पर रहते हुए योगदान दीजिए। नमस्कार, जल्दी फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।